अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं ज़शान बशीर। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे ताजरों पर आने वाले मौशी बोझ के हवाले से। हुकूमत ने IMF का एक और वादा पूरा कर दिया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ताजिर दोस्त स्कीम का दायराकार 6 शहरों से बढ़ाकर 42 शहरों तक कर दिया। FBR ने ताजिर दोस्त खुसूसी रूल्स 2024 के इजरा का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। FBR रजिस्टर्ड ताजरों ने 200 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक माहाना एडवांस टैक्स वसूल करेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कीम एबटाबाद, अटक, बहावल नगर, बहावलपुर, चकवाल में भी नाफिजुल अमल होगी। डेरा इस्माइल खान, फैसलाबाद, घोटकी, गुजरात, गवादर में भी ताजरों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। हाफिजाबाद, हरीपुर, हैदराबाद, इस्लामाबाद, झंग, झेलम, कराची भी फहरिस्त में शामिल हैं। हुसूर, खुशाब, लाहौर, लाड़काना, लसफेला, लोधरा, मंडी बहाउद्दीन में भी स्कीम नाफिज होगी, जबकि मानसेहरा, मरदान, मीरपुर खास, मुल्तान, ननकाना साहिब, नारोवाल, पेशावर में भी ताजरों की रजिस्ट्रेशन होगी। ताजिर दोस्त स्कीम में कोयटा, रहीम यार खान, रावलपिंडी, साहिवाल, सरगोदा, शेखुपुरा, सियालकोट भी शामिल कर लिए गए हैं। FBR के मुताबिक सखर और टोबा टेक्सिंग में भी ताजिर दोस्त स्कीम नाफिज कर दी गई है। टैक्स का तयन दुकानों की फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से होगा, जबकि दुकानों की फेयर मार्केट वैल्यू का तयन FBR खुद करेगा। FBR के मुताबिक इस स्कीम का तलाक छोटे ताजरों, दुकानदारों, होलसेलर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स कम रिटेलर्स, इंपोर्टर कम रिटेलर्स पर भी होगा, जबकि ताजिर और दुकानदार टैक्स आसान नामी मोबाइल ऐप या FBR के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। रज़ाकाराना तौर पर रजिस्टर न करने की सूरत में FBR खुद से मज़कूरा ताजिर को नेशनल बिजनेस रजिस्ट्री में शामिल करेगा। तो ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए FBR काफ़ी मुतहरिक है और इस सवाल से तमाम तर जो इक़दाम हैं वो कर लिए गए हैं। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ तारुफ आपसे करवाई चलती हूँ। अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब मौजूद हैं, जो कि सदर होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन है। सर, बहुत शुक्रिया दिन भर को वक्त देने के लिए। सर, कहिएगा कि आप इस इकदाम को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि हुकूमत ने ये कहा था कि हर शोबे पर टैक्स नाफिज किया जाएगा और जिन जिन पर टैक्स नाफिज किया गया है वो या तो हड़ताल पे हैं या एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया। तो आप इस इकदाम पर क्या कमेंट करेंगे? आप खुश हैं? देखें, आप जो अभी विथ होल्डिंग टैक्स वगैरह लगे हुए हैं सब पे ताजिर बड़ा निशान है। अभी फुल और मिल मालकान का विथ होल्डिंग टैक्स पे अभी वापस लिया गया है। उन्होंने हड़ताल की तो उनका टैक्स वापस हो गया, विथ होल्डिंग टैक्स रिटर्न कर दिया गया कि अब नहीं लगेगा। अब दालों पे आप देखें, बेसिक आइटम है दालें, अब वो भी एसेंशियल आइटम है, लेकिन उन पे अभी तक विथ होल्डिंग टैक्स कायम है। इसको भी फौरन खत्म किया जाए। और आगे जाएं तो चावल पे जब हमारा एक्सपोर्ट और लोकल उस पे भी टैक्सेस लगा दिए गए हैं और पैकिंग आइटम पे जाहिर सी बात है इतने बड़े टैक्सेस लगाए हैं। 18% GST वसूल की जाएगी, विथ होल्डिंग टैक्स वसूल किया जाएगा, तो कहाँ जाएंगे पब्लिक तो रोडों पे आएगी। जाहिर सी बात है कि आप बिजली पे भी देखें कि इतना टेरिफ बढ़ा हुआ है कि जिसकी कैपेसिटी चार्जेस 24 रुपए यूनिट है। कौन सा घर चलेगा, कौन सा कारोबार चलेगा? ना लोड शेडिंग बेहिसाब है। और अभी आप टैक्स देखें कि उनको जब दुकानदारों पे टैक्स लगाया जाएगा तो मुझे आप बताएं कि वो अफोर्ड कर सकेंगे? दुकानदारों का हालत ये है कि वो अपने एम्प्लॉइज को फारिग कर रहे हैं और बंद कर रहे हैं, क्योंकि इतनी महंगी बिजली में कोई भी दुकान नहीं चला सकता। ये जो आपके तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि ये हुकूमत का जो प्रोजेक्ट है FBR इस पे काम कर रही है, ये काफ़ी अरसे से काम कर रही है। पहले 6 शहर थे, अब इसमें 42 शहर जो है वो ऐड किए गए हैं जिनके ताजरों पर ये टैक्स का निफाज होगा। तो क्या आपने ये तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत के सामने पहले रखे थे या अब रखने जा रहे हैं? देखें, तहफ़्फ़ुज़ात तो सबने रखने हैं। देखें, हड़ताल पे मजबूर करना, जैसे फुल और मिल मालकान ने हड़ताल की तो उसका रिजल्ट आया। अब वो सब हड़ताल पे जाएंगे तब रिजल्ट आएगा, तो इसका मतलब तो हड़तालों से ये मसाइल हल होते हैं तो फिर सब हड़तालों पे चले जाएं। मैं तो ये समझता हूँ, जैसे बेसिक आइटम दाल जो होती है वो 1 किलो में 40 आदमी खा लेते हैं। रोटी बेसिक आइटम है। जितने टैक्सेस, जो इनकम ही नहीं है तो टैक्स कहाँ से भरेगा? मुझे तो एक पहला सवाल ये है, जब इनकम नहीं है टैक्स कहाँ से होगा? और कराची रेवेन्यू देता है 65% से 70%। मुझे आप बताएं उन एरियाज को, ग्रे एरियाज को क्यों नहीं देखा जाता? पंजाब को भी देखें, अंदरूनी सिंध भी देखें, बलूचिस्तान भी देखें, पिशावर भी देखें, जहां टैक्स नहीं दिया जाता, नहीं लिया जाता, वहां आप जाते ही नहीं है।
और जो टैक्स पे कर रहे हैं हुकूमत कह तो उनके रही है ऊपर और कि नोटिस और इनकम बातें कर देखकर रहे हैं। ही टैक्स का तयन किया जाएगा कि उन ताजरों से कितना टैक्स लेना है, और इस चीज का तयन एफबीआर खुद करेगी। देखें, ये तो एफबीआर इतने, अगर आप इसको अख्तियार देंगे तो जाहिर सी बात है कि सबके पास नोटिस आएंगे, या तो उनको पे करेंगे या फिर जाहिर सी बात है यही होगा जो होता है दुनिया में, जो पुराना सिस्टम चला आ रहा है वही चलेगा। ठीक है, मुझे तो तहफ़्फ़ुज़ात आप बहरहाल आप बताएं लोगों के बरकरार कि हैं। elite अब्दुर्रऊफ़ class साहब के लिए साथ ही क्या मौजूद रहिएगा। नईम मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, चेयरमैन अंजुमन ताजरान है। नईम मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये ताजिर दोस्त ऐप तो बहुत पहले ही स्टार्ट कर दी गई थी और ये कहा गया था दुकानदारों को कि वो खुद इसमें रजिस्टर हो सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे रिटेलर से दुकानदार थे जिन्होंने खुद को रजिस्टर नहीं करवाया। अब एफबीआर ने इस सिलसिले में एक और सख्त मैकेनिज्म बनाया है। आपके ख्याल में ये तरीका दुरुस्त है टैक्स नेट में लाने का? देखें, सख्त तो कोई भी मैकेनिज्म नहीं बनाया, बल्कि एफबीआर जो है वो इस कोशिश में मसरूफ है कि किसी तरीके से आखिरी ताजर भी टैक्स नेट के अंदर रजिस्टर्ड हो जाए, बिकॉज ये तो अब रियासत की बका का सवाल है। और रियासत जो है अगर वो अपने आमदन कमाने वाले लोगों से, अफराद से अगर टैक्स नहीं ले सकती तो फिर तो रियासत नहीं चल पाएगी ना। हमारा मुतालबा ये हरगिज नहीं है कि ताजरों को रजिस्टर्ड ना किया जाए। हमारा मुतालबा ये है कि जालमाना टैक्सेस का निफाज नहीं होना चाहिए, बल्कि मुनसिफाना होना चाहिए, और जिसकी आमदन है उसको टैक्स देना चाहिए। बिल्कुल। और इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है कि जो किसी को इस पर एतराज होना चाहिए। कोई ऐसा शख्स जो है वो सामने आए जो ये कहे कि जी मेरे साथ ज्यादती हुई है, मेरे साथ जुल्म हुआ है और मेरी आमदन जो है वो कम थी और मुझे बहुत ज्यादा टैक्स कर दिया गया है और मेरा दिवालिया हो गया है, तो हम उसकी बात तो सुनेंगे। लेकिन वो लोग जो पैसे कमाते हैं रियासत मीर साहब, टैक्स चाहे मैन्युफैक्चरर पर है, होलसेलर पर है या रिटेलर पर है, अल्टीमेटली वो जाना तो अवाम की जेब से है और अवाम इस पर एहतजाज भी कर रहे हैं। जी, अवाम तो मैं आप हम सब है ना, और अवाम का ही पाकिस्तान है, अवाम की रियासत है और अवाम ने ही अपनी रियासत चलानी होती है ना जी। तो अवाम टैक्स देंगे तो रियासत चलेगी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि सिर्फ अवाम को ही टैक्स नहीं देना चाहिए, टैक्स आमदन को देना चाहिए और जिसकी आमदन हो उसको देना चाहिए। अच्छा नईम मीर साहब, जैसा कि आपने कहा कि जो अवाम है वही इससे सफ़र करेंगी, तो क्या हुकूमत को नहीं मालूम कि ऑलरेडी महंगाई का तूफान बरपा है? इस तरह से अगर आप ताजरों पर टैक्स लगा देंगे तो उनकी भी कोशिश यही होगी कि वो टैक्स अवाम से लिया जाए। तो हुकूमत इस तरह के फैसले कर क्यों रही है? कौन से टैक्स की बात कर रही हैं आप? मुझे पहले तो ये वजाहत फरमा दें। अगर आप ताजर दोस्त स्कीम के तहत जो एडवांस टैक्स लगाया जा रहा है उस पर बात कर रही हैं? ताजरों पर 200 रुपए से लेकर 20,000 रुपए माहाना एडवांस टैक्स वसूल करने का जो फैसला किया गया है उस हवाले से बात कर रहे हैं। तो ये तो एडवांस टैक्स तो एडजस्टेबल है ना। देखें, ये तो साल बाद आप अपनी रिटर्न जमा करवाएंगे, तो उस रिटर्न के अंदर अगर आपकी आमदन जो है वो कम है और आपने टैक्स जो है वो ज्यादा जमा करा दिया है तो वो एडजस्ट हो जाएगा और वो खुदकार निजाम से आपको रिफंड हो जाएगा। तो सर इससे महंगाई में इजाफा नहीं होगा, आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं, इसमें इसका महंगाई से ताल्लुक कोई नहीं है। तो बराह रास्त एक ताजर की आमदन पे टैक्स है ना। इसका ये किसी चीज को तो नहीं महंगा कर रहा। ताजरों को इस पर कोई तहफुजात नहीं है। ताजरों के यही तहफुजात होते हैं कि जी टैक्स जो है वो हमसे कम लिया जाए, तो हमने उसके लिए भी एक मैकेनिज्म बना दिया, रिव्यू कमेटी बना दी है कि अगर किसी इलाके में किसी जगह पर ज्यादा टैक्स का निफाज हो गया है तो वो रीजनल टैक्स ऑफिस से राब्ता करें और राब्ता करके वहां पर अपने एतराजात जमा कराएं, तो उस टेबल पर भी गौर होगा। अगर वो मुनसिफाना टैक्सेशन नहीं है, जालमाना है, तो उस पर भी गौर होगा और उसमें भी तरमीम की जा सकती है। तो मेरा ख्याल है तरमीम हो सकती है। ठीक है, अब्दुर्रऊफ साहब, आपने नईम मीर साहब की बात सुनी, क्या कहेंगे इस हवाले से? कोई एतराज नहीं होना चाहिए रिटेलर्स को? देखिए, मेरा कहने का मकसद ये है कि जब इनकम ही नहीं होगी रिटेलर की या होलसेलर की तो इनकम पे टैक्स होता है ना भाई। मुझे आप बताएं कि जो सैलरीज हैं दुनिया में देख रहे हैं, वहां सैलरीज का क्या है? सरकारी सैलरीज को इजाफा किया गया है, उनको मराहतें दी गई हैं। मुझे आप बताएं, क्या नेशनल असेंबली, सूबाई असेंबली, सेनेट, ब्यूरोक्रेट वही उनको फ्री कर दिया जाता है सब? ताजिर पिसता है। ताजिर अगर एक दुकान खोल के बैठा है, वो अपने 2-4 एम्प्लॉयज रख रहा था, अब 2 पे आ गया है, उसकी इनकम ही नहीं है तो टैक्स कहां से देगा?
मुझे तो समझ में ही नहीं आ रही ये बात। बहरहाल टैक्स के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ तबकात के जो रिजर्वेशन हैं वो बरकरार हैं। ठीक है, जब बनता है वो रिटेलर है, रिटेल पे जाके आप समझ लें कि निजी इदारों की तनख्वाहें 35% काट दी जाती हैं। अब मेरा ख्याल है डायरेक्ट इन टैक्सेस 18%। अब जाके जी हाँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में एक बड़ा बोझ है जो कि सैलरीड पर्सन्स पर आता है। बहरहाल देखना यह है कि ये मामलात अब हुकूमत किस तरह से डील करती है। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रऊफ इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, दिन भर में आगे बढ़ते हैं और महंगाई ही की बात कर लेते हैं, क्योंकि महंगाई में भरपूर इजाफा हो रहा है और मुर्गी माफिया भी हरकत में आ चुका है। नाजायज मुनाफाखोरों ने महंगाई की चक्की में पिसे आवाम से जिस्मानी ज़रूरत प्रोटीन भी छीनने की तैयारी कर ली है। मुनाफाखोरों के गरीब आवाम की जेबों पर वार चंद दिन कबल 360 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाली मुर्गी का गोश्त 600 रुपए फी किलो से तजावुज़ कर गया है। मुर्गी की कीमत ऐसे पर लग गई कि गरीब के मुंह का निवाला छिनने लगा। मुनाफाखोरों ने मुर्गी के निरखों में 110 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के बावजूद ज़िला इंतजामिया मुर्गी समेत अशिया ज़रूरिया की कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रही है। फैसलाबाद में चिकन 630 रुपए, मुल्तान में 560 रुपए, जबकि लाहौर में गोश्त की सरकारी कीमत 599 रुपए होने के बावजूद दुकानदार मनमानी कीमतों पर फरोख्त करने लगे हैं। बजट के बाद टैक्सों और एनर्जी की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई के असरात भी सामने आने लगे। मुनाफाखोरों ने घी, कुकिंग ऑयल को भी नहीं छोड़ा। कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में 20 रुपए फी किलो तक इजाफा कर दिया गया है, जो कि अवाम पर एक बड़े बोझ की सूरत जो है वो सामने आया है। इसी बारे में मुख्तलिफ शहरों में मौजूद अपने नुमाइंदे जान लेते हैं। फैसलाबाद की बात करते हैं। मोहम्मद शहरोज इबाद हमारे साथ मौजूद हैं। शहरोज, क्या सूरत हाल है महंगाई के हवाले से, अवाम की शिकायत क्या है? जी, फैसलाबाद में महंगाई है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है और रोज़ाना की बुनियाद पर चिकन की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। चिकन को अब किचन में लाना नामुमकिन हो गया है। फैसलाबाद में चिकन की कीमत 600 रुपये किलो तक पहुंच गई और आज ही चिकन की कीमत में 15 रुपये इजाफा हुआ है, जबकि एक हफ्ते के दौरान चिकन की कीमत में 100 रुपये इजाफा हुआ है। चिकन की कीमत 600 रुपये पहुँचने पर जो शहरी हैं वो शदीद परेशान है, क्योंकि गरीब आदमी अब चिकन जो है वो नहीं खरीद सकता। अवाम ने ये मुतालबा किया कि चिकन की कीमतें जो है वो कम होनी चाहिए। और दूसरी जानब अगर घी और कुकिंग ऑयल की भी अगर हम बात करें तो उसमें भी 10 से 25 रुपये किलो इजाफा हुआ है। घी की कीमत 525 रुपये पहुँच गई है, जबकि ऑयल जो है वो 530 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। तो इस तरह दोनों ही अशिया इस कदर महंगी हो गई हैं कि आम आदमी अब इन दोनों चीज़ों को ख़रीदने में जो है वो काफ़ी उसे परेशानी का सामना करना पड़ा है। और अवाम ने हुकूमत से अपील की है कि खुदारा चिकन की कीमतें और घी और ऑयल की कीमतें जो है वो कम की जाए, ताकि अवाम आसानी से दोनों चीज़ें ख़रीद सके। देखना यह है कि हुकूमत किस तरह जो बढ़ती हुई चीज़ें हैं अशिया इन पर काबू पाती है। जी ठीक है, फैसलाबाद से शहरोज आबाद हमें महंगाई का अहवाल बता रहे थे और बता रहे थे कि अवाम एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। कराची में कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राव अफनान हमें ज़रा डिटेल देंगे। जी राव, बताइएगा। बिल्कुल, महंगाई का तूफ़ान है और हर शख्स ही महंगाई से परेशान दिखाई देता है, क्योंकि मुतल्लिका हुक्काम और इदारे जो है वो आवाम को रिलीफ देने में नाकाम रहे हैं। मेरे हाथ में कमीशन कराची की ये रेट लिस्ट है। इस रेट लिस्ट और मार्केट के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब कराची के जो शहरी हैं उनसे बात करते हैं। इतनी बड़ी महंगाई है कि लोग बहुत बड़े परेशान हैं। जिसकी 1 यूनिट 2 यूनिट का 10,000 रुपया बिल उसका आता है, वो तो मरे हुए हैं लोग। हम यानी बैंगन कोई पूछता नहीं है। 200 रुपये बैंगन, 200 रुपये अरवी, 200 रुपये गोभी। इन्होंने बस ये सोच रखा है कि गरीब आदमी से निवाला भी छीन ले। बिल्कुल बिल्कुल, मजमूई सूरत हाल ये कि गरीब आदमी जो है उसका गुजर बसर बहुत मुश्किल हो चुका है। सूरत हाल जो कि तू है, आवाम परेशान है और ऐसा लगता है कि आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई मुतल्लिका इदारे संजीदा नज़र ही नहीं आते। हुकूमती इदारे भी संजीदा नज़र नहीं आते हैं कि कीमतों को किस तरह से कंट्रोल करना है और कोई इक़दाम नहीं उठाए जाते। यही शिकवा आवाम भी कर रहे हैं, उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। चिकन तो एक इसका हेड है ना, ठीक है, जो पूरी इंडस्ट्री है इसके साथ लिंक है, पूरे एक्सपेंस लिंक है, वो सारा कुछ सारे इन्होंने तबाह कर दिया है। ठीक है, अब देखिए 100 रुपया प्राइस कैसे इसको परचेज करेंगे। आया कि ये आवाम के इतनी इनकम भी बढ़ा रहे हैं, तो हमें ये कोई ऐसा फिनोमिना या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म दें जहाँ पे हमारी इनकम भी डेली बेसिस पे बढ़ती हो। चिकन की कीमतों में जो इजाफा हुआ है ये गरीब आदमी की कमर तोड़ है। 33,000 तनख्वाह है, उसमें से कैसे बजट बनता है गरीब आदमी का। चिकन जो है गरीब की पहुंच में था, लेकिन अब वो भी गरीब की पहुंच से निकल गया है। 100 रुपया 200 रुपया जो ना ये डेली बेस पे जो ना बढ़ रही है कीमत। 2 ही ऑप्शन है, चिकन छोड़ दें खाना
ये दालें सब्जी जो ना ये मुश्किल से पूरी होती हैं, तो हुकूमत को देखना चाहिए गरीब आदमी का भी कुछ ख्याल करें। तो महंगाई से परेशान अवाम का अहवाल आपने सुना। उन्हीं की ज़बानी इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान चौधरी नुसरत ताहिर साहब मौजूद हैं, जो कि हैं तर्जुमान पोल्ट्री एसोसिएशन। सर बहुत शुक्रिया दिन भर को वक्त देने के लिए। सर कहिएगा कि एकदम से मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफा हो जाना, इसके पीछे वजूहात क्या हैं? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस अहम मामले पे बात कर सकूं और पोल्ट्री एसोसिएशन का मौक़िफ़ आपके सामने रख सकूं। ऐसा है कि एकदम से नहीं हुआ है, ये जो हॉट एंड ह्यूमिड वेदर आया है ना, काफ़ी सख्त किस्म का स्वेट, इसकी वजह से एनिमल बर्ड की जो है वो परफॉर्मेंस ड्रॉप हो गई है। जो बर्ड 35 डेज में तैयार हो रहे थे वो तकरीबन समझ लें कि अब 43-44 डेज पे तैयार हो रहे हैं। और दूसरा ये है कि उनका वजन जिस तेजी से बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ रहा, ठीक है, और इसकी वजह से थोड़ी शॉर्टेज डेवलप हुई है, वरना डिमांड हमारी कोई नहीं बढ़ी है, डिमांड वही है, पॉपुलेशन भी हमारी बर्ड की वही है, सिर्फ ये वेदर का स्ट्रेस है जिसकी वजह से थोड़ा जो है शॉर्टेज डेवलप हुई है, जिसकी वजह से कीमतें ऊपर चली गई। नुसरत साहब, लेकिन एक तासुर ये दिया जाता है कि शायद कोई माफिया है जो कि कीमतों को कंट्रोल कर रहा है, इसमें कितनी सदाकत है? सर सबसे पहले तो यकीन जानिए कि मैं इस पे अपना पूरा एहतजाज रिकॉर्ड कराता हूँ कि एक ऐसी इंडस्ट्री जो आपकी खिदमत कर रही है, जो आपको हमेशा, आप देखें बीफ की कीमत कहाँ पे है और मटन की कीमत कहाँ पे है, दूसरी सब्जियों की, दूसरी चीज़ों की कीमत कहाँ पे है, वो एक दफ़ा ऊपर चली जाती है, वापस नहीं आती। आपकी पोल्ट्री की आज से 15 दिन पहले सब फार्मर अपना नुकसान कर रहे थे, हज़ारों में नहीं लाखों में, करोड़ों में, ठीक है, अरबों रुपए का नुकसान हुआ है 2 महीने के अंदर। उस वक्त वो बिलो कॉस्ट जितने में उनको पड़ रही थी, 350 रुपए का कॉस्ट आ रही थी एनिमल की, तो पर किलो 210 रुपए में फार्म रेट चल रहा था, ठीक है, 140 रुपए पर किलो के हिसाब से लॉस कर रहे थे फार्मर। तो अल्टीमेट उसका रिजल्ट ये होता है कि जब बहुत सारे लोगों को लॉसेस होता है, तो एक फैक्टर मैंने आपको बताया कि हीट स्ट्रेस और हॉट वेदर है, दूसरा फैक्टर ये है कि जब फार्मर को बहुत ज्यादा लॉस होता है तो वो प्लेसमेंट से रुक जाता है। हमारी सबसे बड़ी ये ख्वाहिश होती है कि हमारे कस्टमर ज्यादा रहें, मुर्गी एक रीजनेबल प्राइस पे रहे, क्योंकि जैसे ही प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ती है तो हमारे जो कस्टमर है, जो गरीब तबका है, वो उसमें से परचेजिंग उसकी बेचारे की पहले ही खत्म हुई है पाकिस्तान में जिस तरह के हालात बने हुए हैं ना, तो वो ये जो बजट में टैक्सेस लगाए गए हैं, डेफिनेटली किसी ना किसी हद तक आप लोग भी इफेक्ट हुए होंगे, फीड में जो उसकी कीमतों में इजाफा हुआ होगा, कितना जो है वो मुतासिर हो रहा है फार्मर इससे? सर देखें, जो हमारी गवर्नमेंट के काम है ना, अल्लाह ताला हमसे दुआ कर सकते हैं, हमें अपनी इंडस्ट्री को, अपने लोगों को अपोजिशन नहीं समझना चाहिए। हम सारे जो हैं तो हमारा मुल्क है, हमारी आवाम है तो हम हैं और हमारा मुल्क है जी। यकीन जानिए, पहले सोयाबीन का इशू उठा है, वो आज तक हल नहीं हुआ, ठीक है, सोयाबीन के अलावा अभी तक नहीं हो सकी। अब जो 14% जो है सेल, सर आपने इस बात की तो नफी कर दी कि इसके पीछे कोई माफिया नहीं है, कुछ वेदर कंडीशंस की वजह से मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफा हो रहा है। हमारे साथ आप मौजूद थे सर, बहुत शुक्रिया दिन भर को वक्त देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं कराची से कि कराची में हॉक्स बे के करीब समंदर पर पिकनिक मनाने के लिए आने वाले 5 अफराद डूब गए। 5 अफराद को समंदर से बेहोशी की हालत में निकाला गया, जबकि अस्पताल मुंतकली के दौरान इरशाद नामी नौजवान और एक खातून दम तोड़ गए। हॉक्स बे समंदर में डूबने का जो वाकया है वो पेश आया, इसके नतीजे में ये 5 अफराद डूब गए थे जिन्हें निकाला गया, लेकिन 2 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। दूसरे वाकये में सीव्यू पर 3 नौजवान नहाते हुए डूब गए, 2 को तो बचा लिया गया मगर तीसरा शख्स बाजी हार गया। पुलिस के मुताबिक डूबने वाला नौजवान सुल्तानाबाद का रिहायशी है। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं, शाहमीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। शाहमीर, बताइएगा इन वाक़यात के हवाले से क्या हक़ाइक़ सामने आए हैं? जी बिल्कुल, अगर कराची की बात की जाए तो दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी हुई और 3 अफराद ऐसे हैं जो कि लुक़मा अजल बन गए। अफसोसनाक वाक़या आया, दानिश नामी शहरी था जो कि अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे अपने कज़न के साथ सीव्यू आया गर्मी के मौसम में तेज़ लहरों में इंजॉय करने के लिए, लेकिन लहरें तेज़ थीं जिसके बायस दानिश
जो है अपना तवाज़ुन खोया और फिर तेज़ लहरों की नज़र हो गया। इसकी लाश जो है अब निकाल ली गई है। तमाम ये रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे अमल में लाया गया, हमारे साथ जो यहाँ पे ईदी टीम के इंचार्ज हैं अमीन मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। अमीन बताइएगा, यहाँ पे जब आए उस वक्त दानिश का कोई पता चल सका था कि कहाँ पे है कहाँ नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे कंट्रोल रूम में इतला आई थी कि ये 3 लोग थे जो नहा रहे थे। CBC और ईदी फाउंडेशन के जो वर्कर हैं बहरी खिदमात के, इन लोगों ने सर्चिंग शुरू की। थोड़ी देर में जो है डेड बॉडी हमें किनारे से मिल गई थी। लेकिन दफ़ा 144 नाफिज की गई थी मुर्तज़ा वहाब की जानिब से। इसकी खिलाफ वर्जी मुकम्मल तौर पे की जा रही है समंदर में, और रोकने वाला कोई नहीं है। यही वजह है कि शहरी ना सिर्फ जो है वो बासानी समंदर पे पहुंच भी रहे हैं, बल्कि अपनी बहुत शुक्रिया शामिर खान, हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। देखना ये है कि इंतजामिया की जानिब से पाबंदी तो आयद की गई है, लेकिन अब इस सिलसिले में मजीद क्या इकदाम उठाए जाते हैं। आज के प्रोग्राम से कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।